आइए शुरू करते हैं सीटेट और एमपीटेट के अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट को। आज हम लोगों का पार्ट नंबर 22 है और आज की डेट लिखी हुई है 15/4/2021 और हम लोग पढ़ने वाले क्या है, बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत जीन पियाजे का हम लोगों का जो पार्ट चल रहा है और उसमें से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमने कल बताया हुआ है आपको। उसमें से कुछ शब्द हैं जिनकी व्याख्या अगर आप जानेंगे तभी आप इनके सिद्धांत को समझ पाएंगे, नहीं तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत केवल पढ़ लेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसका सीधा सीधा कारण यह है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसकी व्याख्या आपको नहीं पता होगी और जब तक व्याख्या नहीं पता होगी आप कैसे कर पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे और कैसे जब प्रश्न आएंगे तो हल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक शब्द लिखा रहेगा उसका कई अर्थ होगा और आपको वो अर्थ याद करना है, वो अर्थ समझना है, याद नहीं करना है, समझना है जो जीन पियाजे ने बताया हुआ है। ठीक है, तो प्रमुख रूप से हम लोग किसी भी टेट का एग्ज़ाम देंगे। टेट का मतलब है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। जैसे अभी आप एमपी टेट, मैं पीआरटी की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी शिक्षक की, एमपी टेट 2020 का आपने फॉर्म भरा होगा, उसके लिए पढ़ पाएंगे आप लोग। रीट का फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर दोनों के लिए आप पढ़ पाएंगे। जो आने वाला एग्ज़ाम है किसमें है, जून में चला गया है, पोस्टपोन होके। ठीक है, यूपी टेट आया हुआ है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्या बनना है, शिक्षक, तो आपको देना होगा टीटी एग्ज़ाम, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके लिए आपको 5 सब्जेक्ट का जानकारी होना आवश्यक है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, पहली सब्जेक्ट के रूप में मिलती है आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पहली सब्जेक्ट के रूप में मिलेगी। दूसरी सब्जेक्ट के रूप में मिलेगी मैथ पेडागोजी। तीसरी सब्जेक्ट में मिलेगी आपकी ईवीएस पेडागोजी। चौथी सब्जेक्ट में मिलेगी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज जो आप लेंगे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, और अंतिम में आपकी संस्कृत लेंगे या हिंदी लेंगे, अंग्रेजी लेंगे, मतलब जो फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी उससे हट के रहेगी आपकी सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, और सभी से आने हैं 30 प्रश्न और टोटल मिला के 150 प्रश्न देंगे, तब आप 150 में अच्छे नंबर पाएंगे, तब आप क्या बन पाएंगे, शिक्षक। तो इसके लिए सबसे पहली शुरुआत आपकी कहाँ से होती है, सबसे पहली शुरुआत होती है आपकी यहीं से कि आप किसका एग्ज़ाम देने वाले हैं। पहले इसको जानिए, फिर इसके पाठ्यक्रम को जानिए, इसके सिलेबस को जानिए, फिर ये जानिए कि प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें, अगर ये फर्स्ट पहला काम है आपका, अगर आप अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो आपकी पहला कार्य क्या होता है, पहला कार्य यही है कि आप क्या करिए, सबसे पहले पूरे पाठ्यक्रम को जानिए। ठीक है, उसके सिलेबस को जानिए, प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं उसको जानिए। इसके बाद आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। किताब खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी किताबें होती हैं जो आपको 150 में पहले से ही 10 नंबर 20 नंबर माइनस करके रखती हैं। इतना गलत दिया रहता है, क्योंकि जो किताब प्रिंट करते हैं वो क्या करते हैं, केवल प्रिंट करने से मतलब रहता है उनको पैसे से मतलब होता है। इससे मतलब नहीं है कि किसी का करियर इससे बर्बाद हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। आप कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, उसमें आपको देखने को मिल जाता है कि मतलब अगर कोई भी गलती है इसमें तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तो आप जिम्मेदार नहीं हैं तो किताब क्यों छाप रहे हो आप, जब आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप जाइए, बोल देता है कि हाई कोर्ट जबलपुर जिम्मेदार होगा। मैं बोलता हूँ सीधे सीधे किताब वही लोग छापिए जो जिम्मेदारी लीजिए कि इसमें एक भी त्रुटि नहीं है। ये केवल इतना लिख के बच जाते हैं और एक बच्चे का भविष्य वहाँ से, उसका जो करियर है वो बर्बाद हो जाता है। कितने की वजह से, 1 नंबर की वजह से, क्योंकि 1 नंबर से सिलेक्शन होना है और 1 ही नंबर से क्या होना है, बाहर होना है। ठीक है, तो ये रही आपकी महत्वपूर्ण जानकारी किससे संबंधित। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अपना करियर शिक्षक के रूप में चुनते हैं, उसके लिए आपके लिए ये जानना आवश्यक था, इसलिए हमने बताया। ठीक है,
देखिए, पढ़ना बाद में होता है, पहले होता है कि आप जिसकी तैयारी करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको जानकारी का होना। पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे जब आपको पता ही नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करिए। जानकारी मैं डेली बता रहा हूँ, अगर आप केवल सुनते जाएंगे तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, केवल सुनना है। और सुनने के लिए आपको कान को, अपने दिमाग को एकाग्र करना पड़ेगा, ठीक है। तो जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है? प्रमुख रूप से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। दो सिद्धांतों को और भी हमने पढ़ाया हुआ है, भाषा एवं विचार का सिद्धांत, ठीक है, और नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। भाषा एवं विकास का सिद्धांत कहाँ से निकल के आया है? वो निकल के आया है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। और नैतिक विकास का सिद्धांत कहाँ से निकल के आया है? द मोरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, जो किसकी पुस्तक है? दोनों जीन पियाजे की पुस्तक है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे केवल संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो शब्द आए हुए थे उनकी व्याख्या, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनाता है। और इतने कठिन कठिन शब्द होते हैं कि आप उसको केवल सुन पाते हैं, देख पाते हैं, उसकी व्याख्या नहीं जानते तो उसका हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कई बार, स्कीमा क्या है, ठीक है। स्कीमा क्या है? स्कीमा से 1000 बार प्रश्न आ चुका है। कोई भी टेट का एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, पेपर उठा के देखिए आप, यहाँ से कई बार प्रश्न आया हुआ है। तो हम बताते हैं स्कीमा क्या है। सभी प्रकार की जो सूचनाएं हैं उनको कलेक्ट करना और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्रमिक रूप से रखना, उसे क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? स्कीमा कहेंगे। कौन करता है? ये बच्चा करता है। मतलब सीधा सीधा पढ़ने कि जैसे ये जानकारी हो गई, ठीक है, कोई भी सूचना हो गई, इनको बच्चा क्या करता है? इन सबको कलेक्ट कर करके एक जगह पे स्टोर करता है। स्टोर करने की जो व्यवस्था है, जो जगह है, उसे हम क्या कहेंगे? स्कीमा कहेंगे, ठीक है। एक बार और सुनेंगे। एक बच्चा किसी भी जानकारी को, ठीक है, किसी भी सूचना को क्रमिक रूप से जहाँ पे कलेक्ट करके रखता है उसे हम क्या कहेंगे? स्कीमा कहेंगे, ठीक है। ये पहली, यहाँ से आपको 1 नंबर के प्रश्न आते ही आते हैं, लेकिन प्रश्न की प्रकृति को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। स्कीमा से महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको बताया है। फिर दूसरा है, ये लास्ट था और मैंने इसको पहले में बताया। इसका प्रमुख कारण यही है कि यहाँ से 1000 बार प्रश्न बना चुका है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पहले नंबर पे। आज हम लोग मुख्य रूप से 10 शब्दों को जानेंगे, संक्रिया को, और ये आज का अंत है। इनका अंत इनका नहीं है, मतलब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। संक्रिया को जानेंगे क्या है, जीववाद क्या है, वस्तु स्थायित्व क्या है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या है, परावर्ती क्रिया क्या है, अविलोमीयता क्या है, अनुक्रमणशीलता क्या है, अपलटावीपन क्या है, ठीक है। संरक्षण का अभाव क्या है, समावेशन क्या है, अनुकूलन क्या है, समायोजन क्या है, और स्कीमा को हमने अभी जान लिया। मतलब इतने सारे जो शब्द हैं इनकी व्याख्या को जानेंगे, और इनकी व्याख्या को जानेंगे तभी आप क्या कर पाएंगे? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझ पाएंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे? सीधे रट्टा मारेंगे, और रटा हुआ ज्ञान क्या होता है? अस्थायी होता है। थोड़े समय के बाद आप भूल जाएंगे, ना तो आपको एग्जाम में याद रहेगा, ना तो कहीं याद रहेगा, ना तो दूसरे दिन याद रहेगा। तो आपको केवल रट्टा नहीं मारना है, आपको क्या करना है? मैंने पहले दिन बताया हुआ था कि देखिए यहाँ पे स्कीमा भी चला गया हमारा। चलिए कोई बात नहीं है, मैं फिर से लिख दूँगा। मिटाना कुछ था, मिटा कुछ दिया गया, ठीक है। स्कीमा क्या है? किसी भी जानकारी को जानकारी या सूचनाओं को व्यवस्थित एवं
क्रमिक रूप से बालक जहाँ पर स्टोर करता है, स्टोर का मतलब क्या है, संग्रहित करता है, उसे ही क्या कहेंगे, स्कीमा कहेंगे। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लिए। संक्रिया क्या है इसको जानते हैं, इसको इंग्लिश में ऑपरेशन कहते हैं। किसी वस्तु को बिगाड़ कर पहले जैसे बनाने की कोशिश को हम क्या कहेंगे, संक्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे मार्कर निकाल देंगे, फिर से इसको बनाएंगे, फिर से लगाएंगे, फिर से निकालेंगे, और इसी को क्या कहा है, इसी को कहा जाता है संक्रिया ऑपरेशन, जो आपको किसके अंतर्गत मिलता है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। ये मैं व्याख्या नहीं बता रहा हूँ, ये जीन पियाजे ने इस शब्द की व्याख्या बताई हुई थी, और इस शब्द की व्याख्या समझेंगे आप तभी क्या कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे आप क्या, प्रश्न को हल, जो आपको टीटी एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, दूसरा है शब्द इनका जीववाद, एनिमेशन। एनिमेशन क्या है, हमने कल बताया हुआ था कि बच्चे को क्या होता है, भ्रम होता है कि उसके आसपास की जो वस्तुएं हैं, जो खिलौने हैं, उसमें क्या पाया जाता है, जीवन। जैसे हमने क्या बताया हुआ था, एक छोटी बच्ची होती है, वो क्या करती है, गुड्डे गुड़िया का खेल खेलती है और उन्हीं से बात करती है। ठीक है, और वो क्या सोचते हैं कि इनमें जीवन पाया जा रहा है, ये हमसे बात कर रहे हैं। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही एज बढ़ती है वो क्या हो जाता है, उसमें परिपक्वता आने लगती है, मैच्योरिटी आने लगती है, और जब मैच्योरिटी आ जाती है तो बच्चा का जो भ्रम था वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला है वस्तु स्थायित्व, मतलब परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु के दिखाई न देने पर भी उसका स्थायित्व बना रहता है। जैसे हमने कल बताया हुआ था, जैसे बच्चे का ये रूम हो गया जहाँ पे बच्चा रहता है, वो उसके आसपास की जो वस्तुएं रहती हैं, ठीक है, कोई उसके रूम में आया, कहीं पे बॉल रखी है, कहीं पे उसका बैट रखा हुआ है, कहीं पे उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, तो बच्चे के अंदर क्या पाई जाती है, स्थायित्व पाई जाती है। उसको पता रहता है कि हमें भले ही ना दिखाई दे रहा हो कोई, जैसे उसकी माँ भले ना दिखाई दे रही हो, लेकिन वो जानता है कि आसपास ही रहती है, क्योंकि जैसे ही वो रोता है, ठीक है, एक बच्चा जैसे यहाँ पे लेटा हुआ है, ठीक है, और ये चेक कैसे करता है, जैसे मान वस्तु स्थायित्व को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बच्चा कहाँ क्या हुआ है, अपने रूम में लेटा हुआ है, ठीक है, अब उसके आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बच्चा क्या करता है, रोना शुरू करता है, और फिर उसकी माँ क्या करती है, उसके पास आ जाती है, और इससे स्पष्ट होता है कि बच्चे में क्या पाई जाती है, वस्तु स्थायित्व। बच्चे को पहले से पता है कि हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, नहीं तो बच्चा ऐसा ना करता। ठीक है, लेकिन देखते हैं ना, जैसे ही उसकी माँ उसके पास पहुँचती है, बच्चा शांत हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि बच्चे में क्या पाई जाती है, वस्तु स्थायित्व, परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार मैकडूगल ने दिया हुआ है। इनका कहना क्या है कि बच्चे में हंसने की प्रक्रिया, रोने की प्रक्रिया ये जन्मजात होती है। मतलब आप उसे सिखाते नहीं हो कि चलो हंसो, ऐसे हंसा जाता है, ऐसे रोया जाता है, आप नहीं सिखाते हो। बच्चा क्या करता है, जन्म के साथ ही वो क्या करता है, इसके साथ ही जन्म लेता है। ठीक है, वो अपनी माँ का दूध पीना क्या कोई सिखाता है, नहीं सिखाता है, बच्चा स्वयं से सीखा रहता है, और इसी को ही क्या कहा जाता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। ठीक है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या है, इसका मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार ये है कि बच्चा हंसना, रोना, माँ का दूध पीना, और वो भी जो भी जरूरी कार्य है, ठीक है, वो बच्चा पहले जन्म के पहले से ही सीख के आता है, उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सिद्धांत दिया हुआ है मैकडूगल ने, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, मैकडूगल ने बताया हुआ है। फिर है परावर्ती क्रिया, इसे कहेंगे रिफ्लेक्शन। बच्चे जिस कार्य को सीख लेते हैं उसे बार बार दोहराकर क्या होते हैं, आनंदित होते हैं। ठीक है, कुछ भी देख लीजिए, कोई आप सॉन्ग दे दीजिए, उससे बार बार गाएंगे, और बार बार गाकर क्या होते हैं, वो आनंदित होते हैं। जैसे कुछ भी उनसे कोई चीज़ कार्य बनते आ गया, ठीक है, जैसे उनसे साइकिल चलाते बनने आ गया, मतलब एक 2 साल का बालक है, आपने न्यू साइकिल दी उसे, बच्चे से अगर आ गया तो दिखाएगा पूरे घर के बच्चों को, पूरे घर के लोगों को पकड़ पकड़ के दिखाएगा कि देखो मेरे से साइकिल बनना
बनने लगी। और इसे ही क्या कहेंगे हम, जो भी कार्य बच्चा सीख लिया है उसे बार बार करके उसे आनंदित होता है, इसे हम कहेंगे क्या, रिफ्लेक्शन, या इसे ही कहेंगे परावर्ती क्रिया। ठीक है, एक प्रश्न ऐसे ही बनाएगा जैसे मैंने बताया अभी कि साइकिल चलाता है, सभी घर के लोगों को दिखाता है, अपने दोस्तों को दिखाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, तो आपको बता देना है परावर्ती क्रिया कहलाएगी, रिफ्लेक्शन कहलाएगी। ठीक है, फिर अगला है अविलोमिता, अनुक्रमणशीलता, अपलटावीपन, दोनों सभी ये क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची है। अगर आपको अविलोमिता पूछा जाए तब भी यही बताना है, अनुक्रमणशीलता पूछा जाए तब भी यही बताना है, अपलटावीपन पूछा जाए तब भी यही बताना है। क्या बताना है कि शुरुआती बिंदु से निकल जाने के बाद पुनः वापस न आ पाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अविलोमिता कहते हैं। ठीक है, जैसे ये लाइन खींच दिया हमने, बच्चा यहाँ से निकल गया, अब हम कहें कि ये बीच में कहाँ गया, तो बच्चा क्या फिर से रिटर्न नहीं हो पाएगा कि यहाँ पे गायब किया गया, मिटाया गया, ये बच्चा ही नहीं बता पाता। इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम कहते हैं क्या, अविलोमिता। एक बार निकल जाने के बाद शुरुआती बिंदु से फिर से वापस ना आ पाने की प्रक्रिया को हम अविलोमिता कहेंगे, अनुक्रमणशीलता कहेंगे, अपलटावीपन कहेंगे। ठीक है, अभी तक में हमने क्या क्या जाना, संक्रिया मतलब ऑपरेशन, किसी वस्तु को बिगाड़ कर पहले जैसे बनाने की कोशिश को हम संक्रिया कहेंगे। फिर जीववाद यानी एनिमेशन, बच्चे को भ्रम होता है कि उसके आसपास के खिलौने, वस्तुएं आदि क्या होती हैं, जीवित होती हैं। फिर अगली है वस्तु स्थायित्व। ठीक है, परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु के दिखाई न देने पर भी उसका स्थायित्व क्या होता है, बना रहता है। ठीक है, फिर मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, जिसे किसने दिया है, मैकडूगल ने दिया हुआ है। इसमें जन्मजात व्यवहार के होते स्पष्ट होते हैं, जैसे हंसना, रोना, ठीक है, माँ का दूध पीना, ये बच्चा पहले से ही जन्म लेता है इनके साथ में। परावर्ती क्रिया क्या है, रिफ्लेक्शन, बच्चे जिस भी कार्य को कल सीख लेते हैं उसे बार बार करके आनंदित होते हैं। फिर अगला है अविलोमिता, अनुक्रमणशीलता, अपलटावीपन, इसे कहेंगे क्या, ये हमने जो बताया कि शुरुआती बिंदु से अगर बच्चा निकल गया तो फिर से वापस नहीं आ पाता, इसे हम क्या कहेंगे, अविलोमिता कहेंगे। ठीक है, फिर अगला है संरक्षण का अभाव, लॉक ऑफ कन्वर्जेशन। लॉक ऑफ कन्वर्जेशन इसे क्या कहेंगे, मूल आकृति में बदलाव कर देने से बालक शुरुआती आकृति को भूल जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी आकृति आप ले लीजिए, ठीक है, जैसे हमने क्या बना दिया, कोई भी आकृति आप बना दीजिए। ठीक है, ऐसे हम कोई आकृति हम बना दिया। अब क्या करें, अब ये करें कि इसको मिटा दें हम। ठीक है, अब बच्चा क्या करेगा, मूल आकृति में थोड़ा सा भी अगर हमने बदलाव कर दिया तो बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि ये कहाँ गया। ठीक है, क्योंकि उसे भूल जाता है। एक बच्चे को क्या होता है, यहाँ पे भूलने की समस्या होती है। इसे आप अपने दैनिक जीवन से जोड़ के बताएंगे, हम समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे भूलता है बच्चा, कैसे वो लौट नहीं पाता है। अपनी मूल आकृति में कोई भी बदलाव कर दीजिए, बच्चा वापस नहीं आ पाता है। ठीक है, जैसे कोई भी हो गया, जैसे मान लीजिए ये साइकिल है, ठीक है, और साइकिल में क्या करें आप, साइकिल में आप क्या करें, इधर का जो आगे वाला जो पहिया है इसको निकाल दीजिए और बच्चा बोलिए कि चलिए लगाइए, बच्चा क्या करेगा, नहीं लगा पाएगा क्योंकि वो शुरुआती आकृति को भूल जाता है। ठीक है, फिर अगला है, इसे क्या कहेंगे, लॉक ऑफ कन्वर्जेशन, संरक्षण का अभाव। समावेशन, नई आकृति को पुरानी जानकारी में जगह देना क्या कहलाएगा, समावेशन। मतलब आपको पहले से कोई चीज़ पता है और उसे क्या कर देना, कोई नई जानकारी मिली है उसे भी वहाँ पे स्टोर कर देना, क्या कहलाएगा आपका समावेशन। ठीक है, जैसे पक्षियों के, जैसे कोई भी चिड़िया हो गई, आप किस समूह में रखेंगे, चिड़िया को पक्षी के समूह में रखेंगे, कबूतर को पक्षी के समूह में रखेंगे, ये सभी क्या कहलाएंगे, ये कहलाएगा आपका समावेशन। ठीक है, आपको पता है कि ये सभी पक्षी हैं, इस जिस समूह में आप रख रहे हैं यही क्या कहला गया,
कोई भी नई जानकारी आपको मिली है, नई आकृति मिली है, उसे पुरानी जानकारी में जगह देना क्या कहलाएगा? समावेशन। जो यहाँ पे है उन्हें बताया होगा समावेशन। ये अनुकूलन के अंतर्गत आता है, एडॉप्शन के अंतर्गत आता है। फिर है आपका समावेशन हो गया। समायोजन। समायोजन क्या है? पुरानी जानकारी में बदलाव करना क्या कहलाएगा? समायोजन। जैसे एक बच्चा क्या करता है, इसको भी पेन बोलता है, और जो हम लोगों के पास सामान्य पेन होता है उसको भी पेन बोलता है, ठीक है। लेकिन एक बच्चा जब बड़ा होता है थोड़ा सा, वो समझने लगता है कि क्या है, मार्कर है और वो पेन है। दोनों में क्या कर लिया? दोनों में अंतर कर दिया। इसे क्या कहेंगे? पुरानी जानकारी में बदलाव करना, यानी समायोजन कहलाता है। हमारे पास तो पेन आज लगता है मुझे भूल गया लाने को, नहीं तो मैं आपको स्पष्ट और बता पाता। यानी जैसे एक छोटा बच्चा क्या करता है, वो इसे भी पेन बोलेगा, और जो आप सामान्य रूप से पेन यूज करते हैं उसे भी क्या कहता है? वो पेन कहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बड़ा होगा वो क्या करेगा? उसमें समायोजन कर लेगा। ऐसे बोलेगा मार्कर और उसे क्या बोलेगा? पेन। और इसे में क्या कर लिया? वो पुरानी जानकारी जो थी उसके पास की दोनों पेन है, उसमें क्या कर लिया? बदलाव। इसे क्या कहा? जीन पियाजे ने समायोजन कहा है, ठीक है। अनुकूलन क्या है? सूचनाओं को अपने अनुसार व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक समावेशन होता है, एक समायोजन होता है। समावेशन क्या है? नई आकृति को पुरानी जानकारी में जगह देना। जैसे पक्षियों का समूह है, कबूतर को भी इसी में रखेंगे, चिड़ियों को भी इसी में रखेंगे, जो भी पक्षी रहेंगे सबको पक्षी के समूह में रखना क्या कहलाया? हमारा समावेशन। समायोजन क्या कहलाया? पुरानी जानकारी में बदलाव करना। जैसे ये मार्कर है, छोटा बच्चा इसको पेन ही कहेगा, फिर पेन को भी पेन कहता है। लेकिन जैसे ही बड़ा होता है वो समझने लगता है कि पेन नहीं है, मार्कर है, और पेन को पेन और मार्कर को मार्कर कहने लगता है। इसे क्या कहेंगे? पुरानी जानकारी में बदलाव करना। तो ये थे जो महत्वपूर्ण शब्द थे जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझने में आपको लाभदायक होंगे, आसान करेंगे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को, ठीक है। इसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इसमें सबसे पढ़ा आपने जीन पियाजे के सबसे पहले जीवन के बारे में, मतलब कहाँ के निवासी थे, क्या थे, इसके बारे में बताया गया। फिर आपको बताया गया इन्होंने कितने सिद्धांत दिए? 3 सिद्धांत दिए हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला है भाषा एवं विचार का सिद्धांत, दूसरा है नैतिक विकास का सिद्धांत, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो अभी 3 दिन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। नैतिक विकास के सिद्धांत में देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग का, इनका दोनों का नाम आता है, लेकिन आप क्या करेंगे? दोनों में अंतर है, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग किसकी बात करते हैं? नैतिक तर्कड़ा की बात करते हैं, नैतिक दुविधा की बात करते हैं, लेकिन इनका सिद्धांत कुछ अलग है, ठीक है। ये अहम केंद्रित की बात करते हैं। ये कौन? जीन पियाजे, ठीक है। जो महत्वपूर्ण जानकारी है जीन पियाजे के बारे में आपको जानना आवश्यक है, ठीक है। फिर दोनों सिद्धांतों में हमने बताया आपको भाषा एवं विचार में क्या है। जीन पियाजे बोलते हैं कि पहले विचार है, ठीक है, और वाइगोस्की क्या बोलते हैं? पहले भाषा है, मतलब पहले बच्चे में भाषा का विकास होता है, और इनका कहना है पहले विचार का विकास होता है, ठीक है। फिर नैतिक विकास के सिद्धांत को आपने जाना, फिर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जाना हुआ है। आपको क्या करना है? एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और बार बार प्रयास करना है कि 2 दिन में 3 दिन में रिपीट करना है। फिर आपको क्या करना है? जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, इनको बेहतर तरीके से समझ लेना है। अगर आप उनको व्यवस्थित रूप से समझ पाते हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ से 5 नंबर मिलेंगे, नहीं तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि पूछेगा क्या? पूछेगा लॉक ऑफ कन्वर्जेशन, आप बता देंगे कुछ, अपल्टावीवर रिफ्लेक्शन बता देंगे, परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बता देंगे, एनिमेशन बता देंगे, ऑपरेशन बता देंगे। क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये नहीं आएगा, वो आएगा क्या? वो केवल चेक करेगा आपके माइंड को, और क्या करेगा? आपके माइंड को चेक करके आपको बनाएगा शिक्षक, और एक पेज में ही वो चेक कर लेता है कि आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, आप शिक्षक बनने योग्य हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और जीन पियाजे के सिद्धांत को हमने बेहतर रूप से पढ़ लिया है। आज के लिए इतना ही।